तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। कोई कातिल था जो उस लड़की को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अब आखिर ये कातिल इस लड़की को मारना क्यों चाहता है ये हमें आगे मूवी में पता चलने वाला है। खैर अब कुछ समय के बाद जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो ढेर सारे पुलिस वाले घर के बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं। उस लड़की का जो पति है उसका नाम रिचर्ड है और रिचर्ड कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस शहर का जाना माना मशहूर डॉक्टर था। जब उसकी बीवी की मौत हुई तो पुलिस वाले घर पर आए और पूरी तरीके से घर की जांच किए, लेकिन पुलिस वालों को घर के अंदर बाहर के किसी भी इंसान का निशान नहीं मिलता है। अब रिचर्ड का ये कहना था कि उसके घर के अंदर एक इंसान आया था जिसका सिर्फ एक हाथ था और एक हाथ प्लास्टिक का लगा हुआ था। वही इंसान था जो मेरी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा था, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि घर के अंदर जांच कर लेने के बाद पुलिस वालों को घर के अंदर तीसरे इंसान का निशान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों का शक रिचर्ड के ऊपर जाता है। मतलब कि ये पुलिस वाले रिचर्ड को ही कातिल समझ रहे थे, क्योंकि बाद में हमें ये भी मालूम चलता है कि पूरी जायदाद की मालकिन उसकी बीवी ही थी और नॉमिनी कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड था। यानी कि उसकी बीवी की मौत हो जाने के बाद सारे जायदाद का मालिक रिचर्ड हो जाता। रिचर्ड जोर जोर से चिल्ला करके कहता है कि मैं अपनी बीवी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सभी लोग थे पुलिस वाले और ये लोग सबूतों के ऊपर ही ध्यान देते थे। जब किसी तीसरे इंसान का निशान इन लोगों को नहीं मिलता है तो इनका पूरा शक रिचर्ड के ऊपर ही जाता है और ये लोग रिचर्ड को ही खूनी बना देते हैं। अदालत में हमें ये भी मालूम चलता है कि मरने से पहले रिचर्ड की बीवी ने 911 पे कॉल किया था और वो 911 को बताती है कि वो मेरे घर के अंदर है, वो मुझे मारना चाहता है। मरने से पहले रिचर्ड की बीवी ये भी कहती है कि क्या रिचर्ड मुझे मारना चाहता है, और इतना कहने के बाद उसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए सारा शक रिचर्ड के ऊपर ही जा रहा था, इसीलिए जज उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देता है, जिसमें उसे जान से भी मारने का दावा किया जा रहा था। मतलब कि जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उसे जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हम 4 से 5 मुजरिमों को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे और इन लोगों को बस में रख करके कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। अब ये जो भी कैदी थे इन सभी कैदियों को बस के द्वारा किसी और जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। आधी रात के समय में एक इंसान के मुंह से झाग निकलने लगता है। एक पुलिस वाला उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी वो कैदी उसके ऊपर हमला कर देता है। उसी समय पुलिस वाला उस कैदी को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से बस का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो बस थी वो पूरी तरीके से पलट चुकी थी और वो पुलिस वाला घायल अवस्था में था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इनकी जो बस है वो ट्रेन की पटरी पर आ गई है। यह देख करके एक पुलिस वाला अपनी जान बचा करके बस के बाहर भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रिचर्ड था वो उस पुलिस वाले का साथ नहीं छोड़ता है जिसको गोली लगी थी। वो उस पुलिस वाले को बाहर निकालने के बाद खुद भी सही समय पर बाहर आ जाता है। अब इसके बाद उस ट्रेन का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है और सारे डब्बे अलग हो जाते हैं। कॉम्प्ले नाम करके एक कैदी को देखते हैं जो कि वो भी जिंदा था और बच गया था। वो रिचर्ड के पास आता है और उसके पैर में जो बेड़ियां लगी हुई थी उसे वो खोल देता है। इसी के साथ वो रिचर्ड से कहता है कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम मेरा पीछा मत करना। अब इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाने के बाद 2 कैदी यहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद यूएस मार्शल की तरफ से सैम नाम करके एक पुलिस ऑफिसर इस केस की जांच करने के लिए आता है, जहाँ इन लोगों को मालूम चलता है कि कॉम्प्ले और रिचर्ड नाम करके 2 कैदी यहाँ से फरार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को वो चैन भी दिखाई देता है जिससे कैदियों को बांधा गया था। और इस चैन को देखने के बाद इन्हें पूरा शक हो जाता है कि इस चैन को खोल करके कैदी यहाँ से भागा है, हमें जांच शुरू कर देनी चाहिए, वो पैदल ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो किसी का ड्रेस पहन करके एक हॉस्पिटल के अंदर आता है। बात ऐसी थी कि उसके शरीर में चोट लग गई थी और उसी का इलाज करने के लिए वो इस हॉस्पिटल में आया था। हालांकि मौका देख करके वो अपने दाढ़ी और बाल को भी बना लेता है ताकि जल्दी उसे कोई पहचान ना पाए। डॉक्टर बन करके वो बाहर आता है और एक एम्बुलेंस को लेने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती कर देता है क्योंकि एम्बुलेंस के बारे में सैम के टीम को मालूम चल जाता है। तब सैम कहता है कि हमें उस एम्बुलेंस का पीछा करना चाहिए क्योंकि वो एम्बुलेंस से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। सैम के पास हेलीकॉप्टर होने की वजह से वो उस एम्बुलेंस के पास बहुत ही जल्द आकर के पहुंच जाता है। इस दौरान रिचर्ड को भी मालूम
मालूम चल जाता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई है। वो ब्रिज के अंदर पहुंचने के बाद एम्बुलेंस को रोक देता है और उससे नीचे उतर जाता है। जब ये लोग एम्बुलेंस को चेक करते हैं तो वो इन लोगों को एम्बुलेंस के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन नाले को देखने के बाद सैम को मालूम चल जाता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। सैम का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि रिचर्ड उसी नाले के अंदर गया था और भाग रहा था। आखिरी छोर पर पहुंच जाने के बाद अब रिचर्ड को यहाँ से जंप करना होगा क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसी समय यहाँ पर सैम भी आकर के पहुंच जाता है। रिचर्ड अपने आप को पुलिस के हवाले इतनी आसानी से नहीं करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर जंप कर देता है। इसके बावजूद भी सैम अपनी टीम से कहता है कि चाहे वो जिंदा हो चाहे मर गया हो, हमें उसकी लाश को ढूंढना ही होगा। हालांकि सबको यही लग रहा था कि इतनी ऊपर से छलांग लगाने के बाद उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन रिचर्ड जिंदा था। सैम अपने आदमियों के साथ मिल करके रिचर्ड को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन इन लोगों को रिचर्ड कहीं नहीं मिलता है। सैम अपनी टीम के साथ वापस ऑफिस में आ जाता है और फिर अपने जासूसों के द्वारा सैम को मालूम चल जाता है कि इस समय कोपले कहाँ पर है। इस केस को हाथ में लेने के बाद सिर्फ रिचर्ड ही सैम का मकसद नहीं है, बल्कि वो सारे कैदी हैं जो वहाँ से भाग निकले हैं। इसीलिए तो कोपले की लोकेशन मालूम चल जाने के बाद उसे पकड़ने के लिए उस जगह पर ये लोग पहुँच जाते हैं। इस दौरान कोपले सैम के एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन इस चीज को सैम ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, बल्कि मौका देख करके कोपले को शूट करके मार देता है। हालांकि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि अगर जरा सा भी चूक होती तो उसका भी आदमी मारा जाता। इसी वजह से सैम अपने उस आदमी के पास आता है और उससे इस चीज के लिए माफी मांगता है। अब इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि इस समय शिकागो में पहुंचा हुआ था। यहाँ से वो अपने वकील के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास इस समय पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तब उसका वकील कहता है कि पागल हो क्या, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मैं एक कैदी का साथ दे रहा हूँ तो वो लोग मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी, सैम की टीम इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। अब सैम की टीम इस रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनती है, क्योंकि अब इसी रिकॉर्डिंग की मदद से ये लोग पता लगाना चाहते हैं कि रिचर्ड इस समय कहां पर है। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद इन लोगों को बेल और ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, और ट्रेन की आवाज को सुनने के बाद ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इस समय रिचर्ड शिकागो में है। अब इसके बाद हमें चार्ल्स नाम करके एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, और ये डॉक्टर भी रिचर्ड के साथ में ही काम करता था। अपना दोस्त समझ करके रिचर्ड उस इंसान के पास जाता है जो कि सच में उसका दोस्त ही है, और वो उससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, और दोस्त होने की वजह से चार्ल्स उसकी मदद करता भी है। अब उन्हीं पैसों की मदद से रिचर्ड शिकागो के अंदर एक कमरा लेता है। कमरे का काम खत्म हो जाने के बाद वो बाहर निकलता है और कुक काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। अब रिचर्ड जब इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है तब हमें मालूम चलता है कि ये हॉस्पिटल इंसानों के नकली हाथ पैर को बनाने का काम करती है। वो इस हॉस्पिटल में इसलिए आया था क्योंकि वो कातिल के हाथ के बारे में पता लगाना चाहता था। कंप्यूटर के अंदर से डाटा निकालना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए रिचर्ड ये काम धीरे धीरे कर रहा था, सोच समझ करके। एक दिन हम देखते हैं कि जब रिचर्ड कमरे के अंदर सो रहा था तो उसी समय यहाँ पर शिकागो की पुलिस आ जाती है, और ये शिकागो की पुलिस रिचर्ड को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि मालकिन के दोनों बेटे को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई थी। हालांकि इन लोगों को एक ही बेटा मिलता है जिसको उठा करके ये लोग थाने में लेकर जाते हैं। दरअसल ये आदमी ड्रग्स बेचने का काम करता है, इसलिए पुलिस वाले इसे पकड़े हैं। लेकिन स्टेशन में आने के बाद इन लोगों को मालूम चल जाता है कि रिचर्ड इस समय उसी के घर में रह रहा है। इसकी जानकारी हो जाने के बाद सैम फौरन उस कमरे के अंदर जाता है जहां पर रिचर्ड रह रहा था, और इस तरीके से यहाँ पर सैम को कुक काउंटी हॉस्पिटल का लोगो दिखाई देता है। मतलब कि ये वही हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल के अंदर आजकल रिचर्ड जा रहा था। अब सैम अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे मालूम चल जाता है कि इस समय रिचर्ड कहाँ पर जाने वाला है और किस इंसान से जाकर के वो मिलने वाला है, ये भी सैम को मालूम चल जाता है। इसलिए ये लोग रिचर्ड का पीछा करते हुए उस जगह पर जाकर के पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मौके पर मौजूद था। अब रिचर्ड उस इंसान से मिलने के लिए जाता है जो कि एक कैदी है, और जब यहाँ पर रिचर्ड उस इंसान को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि भाई साहब जिससे वो मिलने के लिए यहाँ पर आया था वो यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब कि उसी नाम का कोई और इंसान था। और जब ये बात रिचर्ड को मालूम चलती है तो वो यहाँ से धीरे से खिसक लेता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सैम भी यहाँ पर आकर के पहुंच चुका था और वो बड़े ही आराम से
रिचर्ड को देख लेता है। अब इस तरीके से वो रिचर्ड को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर रिचर्ड थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले सैम को ही पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से रिचर्ड को समय मिल जाता है और वो गेट के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद एक रैली चल रही थी जिसमें जाकर के रिचर्ड शामिल हो जाता है। अब इसी रैली का फायदा उठा करके रिचर्ड यहाँ से भाग जाता है और जो सैम था वो उसे ढूंढते ही रह जाता है। अब रिचर्ड जेल के अंदर जिस इंसान से मिलने के लिए गया था वो उस इंसान से मिल तो नहीं पाता है, लेकिन उस इंसान के घर को वो ढूंढ लेता है और जब वो इंसान घर के अंदर नहीं आता है तब रिचर्ड उसके घर के अंदर आता है और छानबीन करने लगता है। यहाँ पर रिचर्ड उस नकली हाथ को देखता है जो कातिल ने पहन रखा था उस रात को, जिस रात को कातिल उसकी बीवी को मारने के लिए आया था और रिचर्ड के साथ में हाथापाई भी हुआ था। अब रिचर्ड को मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी को मारने वाला कौन है। अब इसके बाद जो रिचर्ड था वो सीधा सैम के पास कॉल करता है और इसके बारे में सैम को बताता है। वो सैम से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सुराग छोड़ करके जा रहा हूँ, चाहो तो आकर के ले सकते हो। यह कहने के बाद जो रिचर्ड था वो कोल को नीचे रख देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोल कट हो। कोल चालू रहता है जिसकी वजह से ये लोग बड़े ही आराम से लोकेशन को ट्रैक करके यहाँ पर आकर के पहुंच जाते हैं। और अब घर के अंदर आने के बाद ये लोग पूरी तरीके से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद घर का जो मालिक था फेडरिक, वो यहाँ पर आकर के पहुंच जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसका एक हाथ कटा हुआ है, वो नकली हाथ को पहना है। यहाँ पर सैम जब रिचर्ड की तस्वीर फेडरिक को दिखाता है तो फेडरिक कहता है कि मैं तो इस इंसान को नहीं जानता हूँ। तब सैम कहता है कि अगर तुम इस इंसान को नहीं जानते हो तो ये इंसान तुम्हारे घर के अंदर आकर के जांच पड़ताल क्यों कर रहा था। जिसके बाद फेडरिक कहता है कि देखो मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अब इसके बाद हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है। रिचर्ड चार्ल्स के पास कॉल करता है और चार्ल्स को बताता है कि वो कातिल मेरी बीवी को नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए घर पर आया था, क्योंकि जिस लीवर के दवाई के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे लोगों को लीवर की बीमारी नहीं होने वाली थी, उसमें कोई तो था जो उस दवाई में बदलाव करना चाहता था और यही वजह है कि वो मुझे मार करके उस दवाई को खुद अपने हिसाब से चलाना चाहता था। अब चार्ल्स की मदद लेकर के रिचर्ड उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारे दवाइयों के सैंपल को रखा गया था। इन दवाइयों को सैंपल को ले लेने के बाद रिचर्ड सीधा अपनी दोस्त कैथी के पास जाता है। दरअसल ये सभी लोग एक टीम है और साथ में पहले काम किया करते थे। जब कैथी दवाई को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि ये दवाई तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई है जो तुम्हें मार करके उस दवाई का मालिक बनना चाहता है, मतलब कि वो उस दवाई को अपने हिसाब से बेचना चाहता है। फाइल को देखने के बाद रिचर्ड समझ जाता है कि आखिर वो कौन है जो उसे मारना चाहता है और दवाई का मालिक बनना चाहता है। रात के समय में हम फेडरिक को देखते हैं जो कॉल पे कह रहा था कि मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। दरअसल वो किसी और को नहीं बल्कि रिचर्ड को जान से मारने की बात कर रहा था। यहाँ पर वो उसका पीछा भी करने लगता है। जब रिचर्ड मेट्रो में जाकर के बैठा हुआ था तभी उसके सामने फेडरिक आ जाता है। वो अपनी जेब से गन निकालता है और रिचर्ड के ऊपर तान देता है। यहाँ पर रिचर्ड कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसी समय पीछे से एक पुलिस आ जाती है जिसको फेडरिक शूट करके मार देता है, लेकिन इस दौरान रिचर्ड को भी मौका मिल जाता है, वो भी फेडरिक के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से फेडरिक घायल हो जाता है और फिर रिचर्ड पुलिस के पास जा करके गन और हथकड़ी ले लेता है। हथकड़ी की मदद से वो फेडरिक को यहाँ पर बांध देता है और ट्रेन से बाहर आ जाता है। गन को लेकर के वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस दवाई की मीटिंग हो रही थी। इस दौरान सैम के जो लोग थे वो फेडरिक का पीछा करते हैं और फेडरिक का पीछा करते हुए रिचर्ड के पास पहुंच जाते हैं। और अब ये लोग भी मीटिंग के अंदर आ गए थे रिचर्ड को रोकने के लिए, लेकिन अभी ये लोग पहले माले पर थे। इधर चार्ल्स जब लेक्चर देते हुए रिचर्ड को देखता है तो वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि रिचर्ड को देखने के बाद चार्ल्स समझ जाता है कि रिचर्ड को सब कुछ मालूम चल गया है। रिचर्ड कहता है कि मुझे पता है कि तुम लीवर के दवाई में मिलावट करके उसे 2 गुने दाम पर बेचना चाहते हो। जिसके बाद चार्ल्स कहता है कि देखो हमें साइड में चल करके बात करना चाहिए। अब इस दौरान जब ये दोनों अंदर जाते हैं तब यहाँ पर चार्ल्स रिचर्ड के ऊपर हमला कर देता है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं और छत की कांच टूटने की वजह से ये लोग लिफ्ट के ऊपर आकर के गिरते हैं और अब इस तरीके से ये लोग लिफ्ट के जरिए सीधा नीचे के माले पर आकर के पहुंचते हैं, जहाँ पर फिलहाल लॉन्ड्री का काम किया जा रहा था और यहाँ पर सैम भी अपने आदमी के साथ आकर के पहुंच जाता है। जब सैम यहाँ पर आकर के पहुंचता है तब वो रिचर्ड से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि तुम बेगुनाह हो। फेडरिक ने तुम्हारी बीवी को मारा है और अब चार्ल्स तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। उस दिन तुम्हारे दरवाजे को इसलिए नहीं तोड़ा गया था क्योंकि चार्ल्स के पास तुम्हारे घर की चाबी थी और उसी चाबी की मदद से फेडरिक बड़े ही आराम से घर के अंदर घुस गया था। अब इस दौरान पीछे से
चार्ल्स सैम को गन से शूट करने वाला था, लेकिन उस समय उसके पीछे रिचर्ड आ जाता है जो चार्ल्स के ऊपर हमला कर देता है। अब इस तरीके से चार्ल्स के ऊपर हमला करके वो सैम को बचा लेता है। सैम कहता है कि कोई बात नहीं, चार्ल्स की वजह से ही सब कुछ हो रहा था, मुझे मालूम चल गया है। इधर फेडरिक को भी पुलिस वाले पकड़ लिए थे और उसे जेल के अंदर ले जाकर के बंद कर देते हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस समय सैम ने रिचर्ड को हथकड़ी पहनाया था। रिचर्ड के साथ सैम भी जाकर के जैसे ही कार में बैठता है तो वो उसके हथकड़ी को खोल देता है और फिर वो रिचर्ड से कहता है कि तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। केस पूरी तरीके से सोल्व हो चुका है और तुम भी आजाद हो चुके हो। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।